तुम लोगों के लिए तो वो एक पतरे का गिलास है। मेरे लिए तो वो मेरा लाहौर है, मेरा वेड़ा है, मेरा मायका है। मैं बोलते बोलते अटकी। मेरा सब कुछ है। आप सुन रहे हैं कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष अग्रवाल फिर हाजिर हूं अपने कहानी के पिटारे के साथ। और इस बार आप सुनेंगे सुधा जी की कहानी कांसे का ग्लास का दूसरा भाग। अगर आपने पहला भाग अभी तक नहीं सुना है तो पहले उसे सुनिए हमारे पिछले सप्ताह के एपिसोड 63 में। कहानी के बाद हम सुधा जी से बातों का सिलसिला जारी रखेंगे, तो बने रहिए और सुनते रहिए। लेकिन पहले इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब या फॉलो करें। हमें जरूर बताएं कि आपको कहानियां कैसी लग रही है। ईमेल करें hello@piyushagarwal.com पर। हमें आपके ईमेल्स का इंतजार रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं कांसे का ग्लास भाग 2। चिल्की कहानी सुनने की मुद्रा में फिर बैठ गई तो दादी उस ग्लास में ही सुबह पानी पीती थी, फिर उसमें चाय, फिर नाश्ते के साथ ग्लास भर दूध, फिर खाने के साथ पानी, फिर शाम की चाय, फिर क्यों उनके घर और ग्लास नहीं था? चिल्की ने यह सवाल बिल्कुल चिल्की की तरह ही किया। नहीं, ग्लास तो बहुत थे बेटा, पर उनको वही ग्लास पसंद था। हम सब बच्चे उसको पटियाला ग्लास कहते थे। साइज में इतना बड़ा था ना, इसलिए ग्लास का खूब मजाक भी उड़ाते थे। कहते थे, दादी आप ग्लास को लेकर ऊपर कैसे जाओगे? चिल्की खिलखिलाकर हंस दी। फिर क्या बोला आपकी दादी ने? कहने लगी, हट पागल, ग्लास वाले तो ऊपर ही है, वहां गिलास क्या करना है ले जाकर? इसे तो यहाँ वालों के लिए छोड़ जाना है, जैसे वो मेरे लिए छोड़ गए थे। हम बच्चे उनसे मजाक करते पूछते, झाई जी आप मरोगे कब? वो हंसती, तेरे घर पोता होगा तब। उन्हें क्या पता था मेरे घर पोता नहीं पोती होगी, चिल्की जैसी। मैंने चिल्की की गाल पर हल्की सी चपट लगाई। आपके दादाजी नहीं थे? दादाजी थे ना, ऊंचे लंबे पठान जैसे, बड़े रोबदार, लेकिन वह पहले ही सफर पर निकल गए थे, दादी को अकेला छोड़कर। वैसे तो दादा और दादी की आपस में कभी पटरी नहीं बैठती थी। दोनों में 36 का आंकड़ा था। एक पूरब जाए तो दूसरा पश्चिम। दोनों एक दूसरे की टांग खींचते रहते थे, पर एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते थे। इसलिए जब दादाजी मर गए तो सबको लगा कि अब तो दादी भी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगी, पर हुआ उल्टा। दादा के जाने के बाद तो दादी का नक्शा ही बदल गया। हमेशा चुप रहने वाली गिट्ठी सी दादी खूब पटर पटर बोलने लगी। हर शनिवार इतवार हवन सत्संग में हाजिरी लगाने लगी। कलफ लगी कड़क साड़ियां पहनने लगी। दादी पोते पोतियों के साथ खूब मस्करी करती, खूब कहानियां सुनाती, जैसे मैं चिल्की को सुना रही हूं। चिल्की बड़ी बुढ़िया की तरह दोनों गालों पर मुट्ठियां टिकाए बैठी रही, लेकिन अपने मरने की पूरी तैयारी उन्होंने कर रखी थी। कहती, मेरी ये सोने की चूड़ियां मेरी बिट्टो को देना। बिट्टो मेरी बुआ का नाम था। ये कान के बूंदे मेरी पोती को, ये सोने की चेन दूसरी पोती को, ये करघन ये भी बिट्टो को, और ये मेरी आखिरी निशानी ये गिलास ये भी बिट्टो को। माँ और बाबूजी हंसते। सब कुछ तो आपने भौंजी को दे दिया, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं रखा। तो कहती, अच्छा, जो चीज उसे पसंद ना आए वो तू रख लेना। आपकी बुआ को बहुत प्यार करती थी वो। सब माएँ करती हैं। मेरी जबान पर आया, पर मैंने बात पलट दी। हाँ, बुआ तो उनकी लाडली थी। अच्छा, तो वो हम बच्चों को पास बिठाकर कहती,
तुम लोग भगवान जी को बोलो, अब हमारी दादी से जी भर गया है, अब उसे अपने पास बुला लो। वो अपना बोरिया बिस्तरा बांध के बैठी है, तुम्हारा रास्ता देख रही है। पर दादी, आप मरना क्यों चाहते हो? हम बच्चे उनसे पूछते। वो कहती, मेरी दादी कहा करती थी। माय गॉड, उनकी एक और दादी थी। एक और मतलब? दादी की दादी नहीं हो सकती। जा, मैं नहीं सुनाती कहानी। अच्छा, सॉरी सॉरी, क्या कहती थी उनकी दादी? उनकी दादी कहा करती थी, टुरदा फिरदा लोया, बै गया ते गोया, लम्मा पया ते मोया। इसका क्या मतलब होता है दादी? हाँ, फिर वो मतलब समझाती। चलता फिरता आदमी लोहे जैसा मजबूत होता है। जो वो बैठ गया तो गोबर गणेश, और लेट गया तो मरे बराबर। कहती, मैं तो अब लेट गई, अब उठने की उम्मीद भी नहीं, तो मरे बराबर होने से मरना बेहतर है ना। उनको कोई और तकलीफ तो थी नहीं, बस टांगे सूख गई थी तो चलने फिरने से रह गई। बाकी उनका हाजमा एकदम दुरुस्त, बदन पे झुर्रियां नहीं, याददाश्त ऐसी कि 50 साल पहले किसके घर क्या खाया वो उनको याद, और खाना बिल्कुल टाइम से खाना, बिना घड़ी देखे बोलती थी, अब चाय का टाइम हो गया, अब खाना लगा दो। आंगन में धूप की ढलती परछाई से समय का अंदाजा लगा लेती थी। उनकी निवाड़ की मंजी जरा ढीली होने लगती तो कहती, कस दो। कोई आता, झट उखड़ू होकर कूहनी के बल आधी उठ जाती। उन्हें मना करते, आई जी आप बैठे रहो, क्यों खटाक से उठ जाते हो? कहती, लेटे लेटे मेरी पीठ को बड़ी गर्मी लगती है, मेरी पीठ हवा मांगती है। पीठ की कोई जबान होती है, फिर पीठ मांगती कैसे है? चिल्की हंसने लगी, फिर बोली, पर दादी, आप ग्लास को क्यों भूल जाते हो बार बार? उफ, चिल्की ग्लास की कहानी के बगैर मुझे छोड़ने नहीं वाली थी। मैं उसे बार बार भुलावे में डालने की कोशिश करती थी, पर वह मेरी उंगली पकड़कर मुझे फिर ग्लास तक ले आती थी। हाँ, तो वे उसी ग्लास से सुबह से रात तक की हर पीने की चीज पीती थी। पानी, चाय, दूध, लस्सी, शरबत, अटरम शटरम सब कुछ उसी कांसे के ग्लास में। फिर एक बार क्या हुआ कि गिलास गुम गया। सुबह उठे तो गिलास मिला ही नहीं। मेरी माँ ने उनको स्टील के गिलास में चाय दे दी। वो अपना नियम से उठी। माँ ने चिलमची में कुल्ला उल्ला करवाया। जाप वाप करके वो चाय पीने बैठी। हाथ में गिलास लिया, देखा तो दूसरा गिलास। बोली, मैं नहीं पीती, ये लश्कारे वाले ग्लास में, मुझे तो मेरा वाला ग्लास दो। जैसे चिल्की का मेरा वाला गिलास। दादी कोई बच्चा थी। चिल्की को मजा आ रहा था। हाँ, बूढ़े बच्चे तो एक ही जैसे होते हैं। अब उन्होंने जैसे जिद ठान ली, चाय पीनी है तो उसी गिलास में। चाय पड़ी पड़ी ठंडी हो गई। पूरा घर छान मारा, कहीं गिलास का अता पता नहीं। ऐसे अलादीन के जिन की तरह गायब हो गया। तो बोलना था। चिल्की ने हाथ लंबा घुमाकर अभिनय के साथ कहा, खुल जा सिम सिम। पर दादी, वो ग्लास टूटता तो नहीं था ना? टूटता तो नहीं था, पर गुम तो हो जाता था ना बच्चे। तो हम सब बच्चे लग गए उस ग्लास को ढूंढने में। ऊपर नीचे सारा घर खंगाल मारा। चारपाइयों के नीचे, आंगन में, छत की मुंडेर पर, कुएं की जगत पर, अमरूद सीताफल के पेड़ के पास। पर गिलास तो ऐसा गायब हुआ कि बस। उनको खाना दिया। मेरी माँ ने मिन्नतें की कि झाई जी आप खाना शुरू तो करो, पानी पीने तक गिलास मिल जाएगा। खाना तो ग्लास में नहीं खाते ना। पर उनकी तो एक ही रट, मेरा ग्लास मेरा ग्लास। बाबूजी ने उन्हें कसकर डांट लगाई कि क्या तमाशा है, एक ग्लास के लिए सारा घर आसमान पे उठा रखा है। ग्लास ना हुआ कोई कारू का खजाना हो गया। अब तो वो लगी रोने। पहली बार हमने उन्हें रोते देखा। बोली,
तुम लोगों के लिए तो वो एक पतरे का गिलास है। मेरे लिए तो वो मेरा लाहौर है, मेरा बेड़ा है, मेरा मायका है, मैं बोलते बोलते अटकी। मेरा सब कुछ है। वो गिलास फिर मिला? चिल्की ने आंखें गोल करके पूछा। नहीं, खाना भी वैसे ही ढका पड़ा रहा। उन्होंने हाथ नहीं लगाया। शाम तक ग्लास मिला नहीं, सो शाम की चाय भी नहीं पी। बेहोश सी होने को आई, आंखें बंद होने लगी। हम अंदर बाहर ढूंढते रहे। घर के सारे बच्चे बड़े ग्लास ढूंढने में लगे थे। आखिर ग्लास मिला। पानी रखने की पीतल की कुंडी के तले में पड़ा था। किसी बच्चे के हाथ से गिर गया होगा। किसी को ख्याल ही नहीं आया कि वहां भी हो सकता है। जैसे ही ग्लास मुझे मिला, मैं चिल्लाई, झाजी, आपका ग्लास। वो एकदम कूनी के बल उठ गई। फिर उनकी आंखों में ऐसी चमक आई कि पूछो मत। बोली, हाँ, जल्दी खाना लगाओ, बड़ी भूख लगी है। उनको खाना दिया तो उन्होंने बड़े तृप्त होकर खाया। रात को एक ही रोटी खाती थी, उस दिन 3 रोटियां खाई। चटखारे ले लेकर सब्जियां खाई। होठों से गिलास चूम कर उसमें मटके का ठंडा ठंडा पानी पिया। हम सब खुश। दादी का गिलास जो मिल गया था। बस कहानी खत्म? चिल्की ने पूछा। फिर क्या हुआ? सुबह हम बच्चे उठे तो देखा दादी एक हाथ में गिलास छाती से लगाए सो रही है और मुस्कुरा रही है। हम सब उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए। देखो देखो, दादी नींद में हंस रही है। माँ ने कहा, आज इतनी देर तक कैसे सो रही है? सब ने कहा, रात को खाना पेट भर कर खाया है ना, इसलिए मजे की नींद ले रही है। तड़के मुंह अंधेरे सबसे पहले उठने वाली दादी अभी तक सो रही थी। बाबूजी ने आकर उन्हें हिलाया तो कांसे का ग्लास नीचे गिर गया। दादी मर गई थी। हाँ? चिल्की का मुंह खुला का खुला रह गया। मर गई? हाँ, सो सैड, है ना दादी? चिल्की की आंखें भीगी थी। उनको ग्लास नहीं देते तो नहीं मरती ना? शायद। मैंने अपनी दादी की वह मुस्कान याद करते हुए कहा। पर मैं कहना चाहती थी, मरती तो वो तब भी, पर तब उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होती। वो गिलास अब कहाँ है दादी? दादी ने कहा था, मेरी बिट्टो को दे देना। सो मेरी माँ ने दे दिया था वो ग्लास बुआ को। तो उनके पास है? होना तो चाहिए। मुझे दिखाओगे दादी? अच्छा, मिल गया तो तुझे दिखाऊंगी। वो ग्लास कहाँ मिलने वाला था अब? चिल्की को पूरी कहानी सुनाते हुए एक बात मैंने छुपा ली थी कि दरअसल वह कांसे का एंटीक गिलास दादी जी का नहीं था, दादी की माँ का था। अपनी माँ के मरने के बाद यही एक चीज उन्हें विरासत में मिली थी। उसमें उन्हें अपनी माँ, अपना मायका, अपना लाहौर दिखता था। चिल्की को मैंने बहला दिया था, पर मुझे पता था कि बुआ अपनी बेटियों के पास अमेरिका गई तो पुराने बर्तन भांडे यहीं छोड़ गई। पुराने पीतल के बर्तनों के साथ वह कांसे का ग्लास भी कोई कबाड़ी आकर ले गया होगा, क्या पता। चिल्की ने ठीक कहा था, कांसे का ग्लास टूटता नहीं था, पर वो ग्लास खो गया था, इसमें शक नहीं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? है ना काफी अलग? हमें hello@piyushagarwal.com पर जरूर बताएं कि इस कहानी की कौन सी बात आपको सबसे खास लगी। तब तक कहानी के बारे में हम सुधा जी से अपनी बातें जारी रखते हैं और जानते हैं कहानी के पीछे की कहानी। और वो कांसे का गिलास में भी देखिए जो आखिरी पंक्तियां हैं, वो फिर उन्हीं रिश्तों को कहती हैं कि दादी को अपना ये ग्लास इतना इतना ज्यादा प्रिय था कि उसको छाती से लगा के रहती थी। और जब आखिर में वो ग्लास मिल गया, जो खोया हुआ ग्लास वो मटके की पेंदी में बैठ गया था,
तो वो जब मिल गया तो वो इतनी खुश हुई कि उन्होंने खाना बहुत अच्छे से खाया और बड़ी खुश हो गई, आंखों पे वो तृप्ति भाव आया। और उसके बाद वो सुबह सोती ही रह गई मुस्कान मुस्कान के चेहरे साथ। पर। तो वो चेहरे पर मुस्कान थी ग्लास के मिल जाने की। जी। और उस ग्लास के माध्यम से उन्होंने देखिए ये भी कहा कि मेरी ये चीज इसको दे देना, वो चीज उसको दे देना, लेकिन ये मेरा ग्लास मेरी बेटी को देना। ये वो बहुत बेशकीमती चीज नहीं है, लेकिन उनको मन से बहुत प्यारी है। फिर उसके बाद ये भी एक थोड़ा सा अंदेशा है कि वो बेटी तो अमेरिका चली गई, तो उसने अपनी सारी पता नहीं पुरानी चीजें ग्लास। कबाड़ी को दे दी। पता नहीं उसमें ग्लास कहाँ था या नहीं था, खो गया। ये इस पूरे वार्तालाप और इस पूरे आनंद फानन में जो बात सामने आती है वो ये भी है कि जहां दादी के लिए वो ग्लास ग्लास से बहुत बढ़कर चीज है, वहां हाँ, बाकियों के लिए वो बस एक वस्तु है। एक तो वस्तु है। तो और बिल्कुल। जहां तक बेटी ने भी उसे उस वस्तु के आगे कुछ देखा नहीं, उस ग्लास को, आत्मसात नहीं किया। आ, तो शायद इसीलिए वो लेकर नहीं गई। लेकिन हम आए दिन हम सब ऐसा करते हैं। हम किसी हम्म वस्तु से इतनी सारी उम्मीदें, इतने सारी यादें, इतनी सारी कहानियां जोड़ देते हैं कि वो वस्तु हम्म वस्तु ना रहकर हमारे लिए नहीं, वो सबसे जीती बड़ी जागती धरोहर एक हो जाती चीज। है। बिल्कुल बिल्कुल। वो हमारी विरासत है। वो जी। चाहे जैसी भी हो, विरासत को सहेजना आना चाहिए। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर पीढ़ी वो विरासत को उसी नजर से, उसी समझ से बिल्कुल। देख पाए। ये तो होता ही है, जैसे जैसे भौतिकतावाद बढ़ रहा है, हमारे मूल्य अलग तरह के बदल गए हैं, हम्म। तो उसमें चीजों की भी कीमतें वैसी नहीं रही जैसे पहले थी। अब टेलीफोन को जैसे मोबाइल ने कर दिया, तो हमारे घरों में वो पुराने चोगे अभी भी रखे अभी भी हुए हैं, पढ़े। बड़े वाले। हाँ, हाँ। बहुत बदल गई है जिंदगी, और उसी के अनुरूप हमारी चिंताएं भी बदल गई हैं, हमारे सरोकार भी बदल गए हैं, हमारे संबंध भी बदल गए हैं। जी। इसी बात पे जो मैं जानना चाहूंगा वो ये है कि आपने लिखने की शुरुआत कहाँ से की, कितने साल हो गए हैं लिखते हुए, और कैसे हुई ये शुरुआत? छपते हुए 55 साल हो गए हैं। हम्म। लिखते हुए कितने साल हुए बता नहीं सकती। मेरी पहली कहानी 1965 में छपी थी। कलकत्ता से एक लघु पत्रिका निकलती थी, रूपांबरा। उसमें मेरी कहानी आई थी। और कलकत्ता से ही एक पत्रिका निकलती थी, ज्ञानोदय, जो बाद में दिल्ली शिफ्ट हो गई। तो इसमें मेरी पहली कहानी छपी थी जब मैं 18 साल की थी। और उसके पहले भी मैं लिखती रहती थी स्कूल की पत्रिका के लिए। स्कूल में जो वार्षिक पत्रिका निकलती थी। हम्म। और इसकी वजह ये थी कि हमारे घर में साहित्यिक माहौल था, अच्छा। बहुत ज्यादा साहित्यिक माहौल था। मेरी माँ भी कविताएं लिखा करती थी। और माँ लाहौर की प्रभाकर पास थी, और हम्म। साहित्य रत्न में उन्होंने एडमिशन लिया था। जब उनकी शादी हो गई तो वो कविताएं लिखती थी, पर उस वक्त कविताएं लिखना लड़कियों के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। वो अच्छा। माता पिता को लगता था कि हमारी लड़की प्रेम में पढ़कर बिगड़ गई है, तो इसलिए वो कविताएं छपवाती नहीं थी। और मेरे पिता पहले वो नौकरी करते थे पंजाब नेशनल बैंक में, और उसके बाद वो व्यवसाय में लग गए थे। लेकिन उनके बहुत साहित्यकार मित्र थे और उनको पढ़ने का बहुत शौक था। तो हमारे यहाँ अलमारियां भरी हुई थी विशाल भारत, हंस और विप्लव पत्रिकाओं के। और घर में साहित्यकारों का आना जाना था बहुत ज्यादा। और राजेंद्र यादव मेरे पिता के बहुत अच्छे मित्र थे। हाँ, तो इस वजह से साहित्य तो हमारे परिवार में एक तरह से मुझे विरासत में मिला माता पिता से। और मैंने ये बात नोटिस की है कि जिन्हें अगर बचपन में ही उनके उनके घर में वैसा माहौल बना हो जहां पे वो एक्सपोजर मिल सके साहित्य से, म्यूजिक से, या किसी भी क्रिएटिव फील्ड से, तो वो आगे चल के उनके जीवन का बहुत ही अहम हिस्सा बन जाती है, चाहे वो कुछ भी हाँ, करे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज भी जो लोग सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट को, मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने घर में भी वो माहौल बनाए, ताकि बिल्कुल बच्चे और परिवार साथ मिलकर, चाहे वो फिल्में हो, चाहे वो गीत हो, चाहे वो किताबें हो, लेकिन उस पर बातें कर सके, उस पर व्यंग कर सके, उस पर मिलकर साथ में उसका मजा ले सके। बिल्कुल। देखिए, कोई भी कला
आपको बेहतर इंसान बनाती है, इसमें कोई शक नहीं है। राजनीति आपको खराब इंसान बनाती है और कला आपको बेहतर इंसान बनाती है जी। क्योंकि कला प्रेम से उपजती है, संवेदना से उपजती है, चाहे वो लेखन हो या चित्रकला हो या संगीत हो या नृत्य हो, तो सब कुछ प्रेम से उपजता है। हालांकि लेखन का एक बहुत अहम हिस्सा प्रतिरोध भी है, और जब तक प्रतिरोध नहीं हो, गलत के खिलाफ उठ खड़े होने का साहस नहीं हो, तो वो लेखन नहीं हो सकता। बहुत ही कीमती बातें आप हमें बता के जा रही हैं, और इन्हें संजो के रखेंगे हम सब जो सुन रहे हैं वो भी। सुधा जी, इतने सालों से आप जो लिखते आ रही हैं, आपने कुछ 100-125 कहानियां लिखी हैं, कई कविताएं भी लिखी हैं। क्या मुनासिब हो पाएगा हमारे लिए आप अपनी कोई कविता पढ़कर सुना दें? जरूर, पढ़कर सुनाने की जरूरत नहीं, मुझे याद है। बहुत ही खूब। वैसे कविता और कहानी के अलावा मैंने स्त्री मुद्दों पर बहुत लिखा है। अच्छा। और मैं सचमुच चाहती हूँ कि कभी कोई ऐसा भी हिंदी का चैनल शुरू हो जहां स्त्री मुद्दों पर दिलचस्प बातें की जा सके। ऐसा नहीं कि आप बहुत रूखी सूखी शुष्क विहीन रस विहीन बातें करें, नहीं, स्त्री मुद्दों पे बातें हों, और वो ऐसी बातें हों कि बहुत आसानी से पुरुषों को भी और महिलाओं को भी समझ में आ सके। बहुत खूब। तो मैं आपको कविता सुनाती हूँ। कविता का शीर्षक है कम से कम एक दरवाजा, और ये मेरी किताब का भी यही शीर्षक है, कविता संग्रह का। चाहे नक्काशीदार एंटीक दरवाजा हो, चाहे नक्काशीदार एंटीक दरवाजा हो या लकड़ी के चिरे हुए फट्टों से बना, उस पर खूबसूरत हैंडल जड़ा हो या लोहे का कुंडा, वो दरवाजा ऐसे घर का हो जहां माँ बाप की रजामंदी के बगैर अपने प्रेमी के साथ भागी हुई बेटी से माता पिता कह सकें, जानते हैं तुमने गलत फैसला लिया, फिर भी हमारी यही दुआ है, खुश रहो उसके साथ जिसे तुमने वरा है। ये मत भूलना कि फैसला जब भारी पड़े और पांव लौटने को मुड़े, तो ये दरवाजा खुला है तुम्हारे लिए। बेटियों को जब सारी दिशाएं बंद नजर आए, कम से कम एक दरवाजा हमेशा खुला रहे उनके लिए। ये कविता मैंने तब लिखी थी जब खाप पंचायत के बहुत मामले सामने आ रहे थे, और अपनी ही बेटियों को उनके प्रेम करने की वजह से उनका मार दिया जाता था, हत्या कर दी जाती थी, खुद माता पिता कत्ल कर देते थे। तो मुझे लगा कि कम से कम इतनी छूट तो बेटी को होनी चाहिए कि वो अगर गलत निर्णय भी चाहे तो लौट सके और दरवाजा खुला हो उसके लिए। बिल्कुल। और बहुत बार ये बस बात मालूम होने से ही बहुत शक्ति मिलती है, बहुत ताकत मिलती है कि जब चाहे तब उन लौट कर जा सकते हैं और उन्हें सहारा देने वाले लोग हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ज्यादातर स्त्री प्रताड़नाएं इसी वजह से होती हैं क्योंकि सब लोग जानते हैं कि इसके पास अब पीछे लौटने के लिए कोई जगह नहीं बची। बहुत ही बढ़िया सुधा जी। मतलब कविता सुन के ही हमें मालूम पड़ रहा है कि आप इन विषयों से कितने करीब से जुड़ी हुई हैं। थैंक यू सो मच कि आपने हमारे लिए समय निकाला, आपने प्यारी कहानियां दी और साथ में इतनी ज्यादा संजो कर रखने वाली बातें बताई। जाते जाते बस मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि क्या आप आजकल कुछ लिख रही हैं, ऐसा कुछ है जो हमारे सुनने वाले या तो इंतजार करे या फिर अभी जाकर सुन सके, पढ़ सके आपके कलम से? जी, मैं लिख रही हूँ, एक उपन्यास है और अपनी आत्मकथा लिख रही हूँ। अरे, तो उसमें अभी थोड़ा वक्त लग जाएगा। वैसे अब समय बहुत ज्यादा नहीं है अपने पास,
तो चीजें जल्दी खत्म करनी चाहिए, पर कुछ माहौल ऐसा चल रहा है कि उतनी काम हो नहीं पा रहा, क्योंकि हमने अपनी उम्र से बहुत छोटे लोगों को खो दिया इस कोरोना काल में जी। तो उसकी वजह से काफी मानसिक अवसन्नता और अवसाद चल रहा है। शायद इससे भी उबर पाएंगे। बिल्कुल उभरेंगे सुधा जी, और हम तो यही कामना करते हैं कि आपको कभी नहीं लगे कि आपके पास समय कम है। हम तो यही चाहेंगे कि आप रहे हमारे साथ जितने समय भी हैं और हम सबको खुशी मिले। और आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया। नहीं, सारी खुशी हमारी है, और हम आपकी जो आत्मकथा है उसका जरूर इंतजार करेंगे। आप जल्दी ही वो हिम्मत, वो समय भी आप ढूंढ पाएंगे जहां आप बैठकर इत्मीनान से उस पर काम कर सकें, और हमें उम्मीद है कि भाई हम जल्दी ही उन्हें हम पढ़ पाए। तब तक के लिए आपकी कई कहानियां हैं, आपकी कई किताबें हैं, आपकी लेखन है, हम उनसे गुजारा करेंगे और आपके और काम के बारे में आगे चर्चा भी होती रहे। थैंक यू सुधा जी, थैंक यू जुड़ने के लिए। शुक्रिया 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 पीयूष। सुधा जी की किताबों और लेखन के बारे में और जानकारी आप हमारे शो नोट्स में पा सकते हैं। जाएं piyushagarwal.com पर। अगर आपको कहानी जानी अनजानी पर हमारा ये प्रयास पसंद आया तो आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं, और जानकारी के लिए piyushagarwal.com पर सपोर्ट द शो लिंक पर क्लिक करें। इसी नोट पर मैं आपसे विदा लेता हूं। आप जिस भी ऐप पर यह पॉडकास्ट सुन रहे हैं, हमें सब्सक्राइब करना या फॉलो करना ना भूलें। हर शुक्रवार आप तक नई कहानियां लाने का श्रेय मैं अपनी टीम को देना चाहूंगा। आज के एपिसोड की प्रोड्यूसर हैं देवांशी बत्रा। आप सुन रहे थे कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ, जो कि इंडी पॉडकास्टर की एक पेशकश है। तो हम आपसे मिलते रहेंगे हर शुक्रवार। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।